एक मिनट। सबको नमस्कार। और आज का जो विषय है हमारा घर घर गुरुकुल। तो अभी बड़े अच्छी कोइंसिडेंस है कि अभी अन्ना के अधूरे सपने वाले जो ग्रुप हैं, डॉक्टर कमल शौरी जी इसको संचालन करते हैं जिनके साथ, तो वो वहाँ भी हमने ये विषय रखा था। तो अभी अ, सभी लोग आते रहेंगे, तब तक हम शॉर्ट में प्रस्तुति करें अभिषेक जी, और फिर बाद में सब लोगों के साथ चर्चा करें। जी आचार्य जी, शुरू करिए। और बाकी सभी लोग जुड़ते रहेंगे। तो यह विषय है घर घर गुरुकुल, घर घर पंचकुल। तो पंचकुल पर पहले भी बात हो चुकी है। तो इसमें सबसे आज पहले का जो कार्यक्रम है इसलिए खास है क्योंकि आज हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके उठेंगे कि इस पर पिछले 6 महीने से हम लोगों ने काफी चर्चाएं की हैं। आज हम लोग इसका एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम लोगों को एक टारगेट है वो पूरा करना है, उसको लेके हम काम करेंगे। वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, तो वो 1.25 लाख परिवारों को जोड़ने का है। और आप शुरू करिए, फिर इसके बाद मैं एक इसका एक्शन प्लान बताऊंगा और उस पर चर्चा कर ली जाएगी, उसको बेहतर बना लिया जाएगा जी। ठीक है। एक्चुअली इसमें जो मेरा जो है एक्शन प्लान, वो आप ही के साथ कई बार चर्चा हुई है। ये इसमें हमने घर घर गुरुकुल में जो हम लोगों ने एक्शन प्लान लिया था कि हम लोगों को जितने सीनियर सिटीजन्स हैं और जो मदर्स हैं उनको हम लोगों को ट्रेन करना है। और उनको ट्रेन करने के लिए हम लोगों के पास जितने जो भी आज आचार्य हैं, योगाचार्य हों, आयुर्वेद आचार्य हों, वेद उपनिषद को जानने वाले कोई आचार्य हों, पंडित हों, और कोई भी हों, इस तरह से जो जानते हो, सीनियर सिटीजन्स भी जो लोग पढ़े हैं इस तरह के गुरुकुल की जो बातें हैं। तो बेसिकली इसमें जो 4 विषय है, योग, आयुर्वेद, भगवत गीता, संस्कृत, भगवत गीता मतलब वेद, वेद और संस्कृत आधार है। इसीलिए इसके साथ साथ और हमने थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए जोड़ा था कि जितने मंदिर हैं और जितने भी शहरों की बात कर रहा हूँ पहले, घर घर गुरुकुल के लिए, कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, या जो सोसाइटीज के जो क्लब्स हैं, इन सबों में हम लोग उनके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे, कि ये हम लोग क्लासेस और ट्रेनिंग और चिकित्सा भी को सिखाते हुए, मतलब हेल्थ थेरेपी, हेल्थ कोर्स। चूंकि ये पंचकुल का विषय है, तो पंचकुल में हम लोग अ, तरुकुल और गोकुल को छोड़ करके ऋषिकुल यानी आचार्य बनाने का ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद ये जो है आपका गुरुकुल, यानी गुरुकुल यही क्लासेस वाला चलेगा। आरोग्य कुल, ये 3 चीज चल सकता है। और तो गुरुकुल, आरोग्य कुल और ऋषि कुल, तो इसको देखते हुए हम लोग इस टारगेट ये ले आज। आज हम लोग इस विषय पर, मतलब अभिषेक जी जैसा बताएंगे उसके आधार पे, कि हम लोग जितने भी हमारे शहर हैं, मान लीजिए ब्लॉक लेवल पे हम लोग अभी एक्शन प्लान लेते हैं, तो ब्लॉक स्तर पे हम लोग जितने भी हम लोग के पास शहर मिलते हैं, उन शहरों में ये चीज किया जाएगा। ऑनलाइन के लिए हम लोग जो भी नेटवर्क है हमारे, उस नेटवर्क को यूज करके हम लोग इसका ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग योग और आयुर्वेद की और प्लस जो इसकी चिकित्सा है, चिकित्सा की, और ये आचार्य ट्रेनिंग की, जो लोग भी सीखना चाहें, बनना चाहें आचार्य, इसका, और ये इसका बच्चों के साथ जो स्कूल्स हैं जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं उस ब्लॉक में, वो सब हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद रह गया हमारा गांव गांव गुरुकुल। तो गांव गांव
गुरुकुल में तो गांव गांव पंचकुल स्थापित हो गए। पंचकुल के लिए कोऑपरेटिव से हम लोग को कोऑपरेटिव के माध्यम से जितने कोऑपरेटिव हम लोग बना सकते हैं, कोऑपरेटिव में हम लोग लैंड जो होगी वो कोऑपरेटिव को के नाम से जो भी लैंड कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, मतलब मेजर पोर्शन तो किसानों के पास ओनरशिप रहेगा। लेकिन जो एक पार्ट है जैसे कि जिसमें हमको गुरुकुल बनाना है, जिसमें हम लोगों को ग्रामोद्योग करना है, जिसमें हम लोग गौशाला गोकुल बनाना है, ये सारा का एक पार्ट जो है वो उसको हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो ये वहाँ पर कोऑपरेटिव जब बन जाएगा तो उस कोऑपरेटिव के साथ हम लोगों को या पंचगव्य का सॉरी पंचकुल का ये प्रोग्राम हम लोग लेंगे गांव में। और ब्लॉक स्तर पे कम से कम एक ब्लॉक में हम लोग टारगेट लें कि कितने भी हम लोग मान लीजिए हम लोग 450 ब्लॉक अभी हम लोग पहुंच गए हैं, तो हर ब्लॉक में हम लोग एक गुरुकुल कम से कम, यानी गांव गांव गुरुकुल की बात है, तो हम लोग एक ब्लॉक में जितने गांव में हम पहुंच सकते हैं उतने गांव में हम लोग ये पंचकुल आधारित यानी वहां पर तरुकुल यानी प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित कृषि, गौ गौ कृषि, और फिर उसके बाद उसी का ग्रामोद्योग जो तरुकुल में ही रहेगा, और गोकुल में जो गौशाला है और गौशाला का पंचगव्य ग्रामोद्योग, ये दोनों रहेगा। और ये उस जगह पे हमको कैसे जमीन के साथ करना है, जो फार्म है वो कोऑपरेटिव में जितना ज्यादा फार्म होगा वो उतना अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी ऑर्गेनिक फार्म जो प्राकृतिक फार्म से उसकी प्रोडक्शन हो सके। और तीसरा जो है ऋषिकुल का, तो ऋषिकुल सॉरी तीसरा आरोग्य कुल का है, जो हम ऑलरेडी शहरों में हम लोग करते रहेंगे और यहाँ भी हम लोग करेंगे। और इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगी। जो ऑनलाइन है वो ज़्यादातर हमारा ऋषिकुल वाला काम और आरोग्य कुल वाला काम कुछ हद तक होगा, लेकिन आरोग्य कुल का जो प्रैक्टिकल जो चिकित्सा पार्ट है वो तो हम लोगों को ऑफलाइन यहाँ पर आकर के जो गांव होगा उसमें करना होगा। और फिर उसके बाद ऋषिकुल चौथा और पांचवा गुरुकुल, इन पंचकुल का हम लोगों को स्थापना गांव में करना है। तो इस तरह से हम लोगों को माँ बाप की इनिशिएटिव ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम हम लोगों को लेना है। अब इसमें जो टारगेट का बात है कि 1.25 लाख हम लोगों को में टारगेट है, तो इसमें हमने यही सोचा है कि अगर हम लोग यही जितने ब्लॉक्स में हम लोग पहुंच सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 500 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में अगर हम लोग देखते हैं कि 40 से 50 अगर गांव हैं, तो उस गांव में कितने मेंबर्स हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और जो शहर है, तो शहर में जितने भी मोहल्ले हैं, सोसाइटीज है, उसमें हम लोग को कैसे जोड़ना है, इस पर अभी अभिषेक जी का थोड़ा योजना सुनेंगे। और उसके बाद मेरे मन में कुछ आइडिया है, उसको मैं देखता हूँ कैसे नेटवर्किंग करेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद आचार्य जी। आ, मैं पहले बोलने से पहले मैं आदरणीय ब्रिगेडियर साहब को बुलाऊंगा, क्योंकि इस विषय पे उन्होंने भी बहुत सारे मॉडल बनाए हुए हैं, काम किया हुआ है। तो मैं ये जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अभी हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव तो बन गई, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम उत्पादकों से तो जुड़ लेंगे। अब हमें इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करना है। और सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छा भोजन देना ही उद्देश्य नहीं है, अच्छी सोच, अच्छा अ, भविष्य देना भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, किस तरह से हम परिवारों से जुड़ें, क्योंकि परिवार क्या है? परिवार एक उपभोक्ता भी है, और एक नागरिक भी है, और साथ ही साथ परिवार जो है वो एक एक कंप्लीट एक एक पैकेज है, जहां पर हम कुछ बेच भी सकते हैं, कुछ उनके उत्पादों को और उनके ज्ञान को उनका प्रचार भी कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं। और एक
एक सामुदायिक व्यवस्था के तहत उनको उनके साथ मिलकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो तरुकुल, गुरुकुल, ऋषिकुल, आरोग्य कुल, ऐसे गोकुल, ये जो विषय हैं और जो संबंधित कुल हैं, तो इन सारी को लेकर हम किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं जिसमें कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही जुड़ जाएं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह के मॉडल पे कई सारी संस्थाएं कुछ काम करती भी हैं। अ, हम भी उसी मॉडल को कुछ रिफाइनमेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आगे हम आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर साहब से इस विषय पे थोड़ा आप अपने अनुभव रखें, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो थोड़ा सा एक बड़ा लक्ष्य है, और वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी पक्षों पर बराबरी से सोच करके चिंतन करते हुए काम करने में कामयाब होते हैं। तो आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। सभी को नमस्ते। बहुत ही अच्छा सोच है, और आचार्य जी ने पूरा इसका कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और काफी ठीक से डिस्कशन भी हुआ है। तो हम थोड़ा सा एक बार दोबारा ये सोच लें कि हम हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, क्योंकि काफी बड़ा सिस्टम है, भारत को ही ले लीजिए। तो उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे करें प्रैक्टिकल वे। आपके जो भी जो बोले और अभी तक जो डिस्कशन हुआ सब बहुत ही अच्छे हैं, पर हम इसको अब अडॉप्ट करने के लिए कैसे जाएं। घर घर गुरुकुल बहुत अच्छी बात है, तो इसको कैसे बढ़ें, इस विषय पे थोड़ा सा और विचार कर लिया जाए कि हम्म। उद्देश्य से शिक्षा का उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर है, और हमारी प्रारंभिक शिक्षा रही थी उसका भी वो भी बहुत अच्छी थी और अच्छा सिस्टम था। पर आज विश्व थोड़ा सा इस तरफ ऐसे चल रहा है कि मनी आधारित हो गया है, और मानवता पे कोई ज्यादा जोर नहीं देता। किसी भी तरीके से शिक्षा वो आए, पैसे कमाने का तरीका ढूंढा जाए, और उसी में शिक्षा को भी असर हुआ है। तो इसको इतने बड़े देश में कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, ये बड़ी समस्या है। हम ठीक है, हम कुछ ब्लॉकों में या जैसा भी आप कह रहे हो, ये सिस्टम तो यही चलेगा, लेकिन हम ओवरऑल किस तरह बढ़े। क्योंकि अ, हम कहते हैं कि वो एक एक वर्ड कह देते हैं कि मैकाले की शिक्षा, और वो शिक्षा पद्धति ही बेकार है, और हमारा गुरुकुल अच्छा था, ये सही बात है। लेकिन अब उसको इस जनता तक कैसे पहुंचाएं, इसको ध्यान में रखते हुए हम उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से ये उसको भी कुछ ना कहते हुए, क्योंकि वो सर्विस के लिए साइंस में तो उसका भी काफी योगदान है जो आजकल मॉडर्न शिक्षा है। तो आचार्य जी ने, मैंने श्री जी ने, मैंने काफी बातें सुनी है, वो सब इसको इस तरह कैसे मॉडिफाइड करें कि आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी संस्कृति भी वापस आने के लिए कोशिश बने। तो इसको लेने के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम कुछ ब्लॉकों में गुरुकुल के साथ साथ, और गुरुकुल के ही पार्ट ही हो जाए। जो पंचकुल आप बोल रहे हो, वो एक्चुअली पुरानी संस्कृति में हर एक गांव में, या गांव में उस टाइम छोटे गांव थे, तो ब्लॉक में, या ब्लॉक के भी आप इवन डिस्ट्रिक्ट में भी सोचें, तो एक ये जिसमें सभी प्रणालियां जुड़ी हुई है। वो हमारा सिस्टम था गांव में कि भाई शिक्षा के लिए गुरुकुल हो गया, और वही गुरुकुल के बच्चे तरुकुल और इसका भी ज्ञान ले आगे चल के एग्रीकल्चर जैसे है, और वही गोकुल का भी ध्यान दे कि जैसे पशुपालन का एक विषय हो गया, उसमें इन दोनों में प्रकृति जुड़ी हुई है, तो प्रकृति का भी विषय आ गया। तीसरा आपका जो है आरोग्य कुल में स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, खान पान जुड़ा हुआ है, और सब व्यायाम और उससे लेके योग वगैरह सब जुड़े हुए हैं। तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें। ये पांच एक कुल तो हमारे आज जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सिस्टम है, उनका पार्ट है। और ऋषि कुल ये है कि आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि भाई ऋषि हमारे जितने भी सीनियर हो जाते थे, जो ऋषि थे और जो योग्य थे, आचार्य से आगे ऋषि बने,
उनका उनको कभी भी उनका समान होता था, वो हेड होते थे ये। आज हम जो सीनियर सिटीजन हैं उनको नेग्लेक्ट टाइप ही में पड़े हुए हैं, उनका अनुभव का और कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं जनरली। तो उनको कैसे भी यूज किया जाए, ठीक है फिजिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है मान भी लीजिए, तो अब उनके पास तो हर एक चीज का अलग अलग अनुभव है, तो उनको जोड़ना और जिनको ऑलरेडी गुरुकुल की नॉलेज है उनको जोड़ना, ये एक काफी अच्छा ठीक होगा। पर मेरा कहना ही ये है कि इसको कैसे इस तरह सक्सेसफुल मॉडल बनाया जाए, चाहे एक उसमें बनाया जाए, तो ये ओवरऑल बहुत तेजी से बढ़े। क्योंकि इसको आम जनता तो आजकल वो चाह रही है कि हमारा बच्चा बस पैसे कमाने लगे, और बाकी नुकसान तो उनको ही हो रहा है, आजकल बच्चे या माँ बाप को ही नहीं पूछ रहे। तो संस्कार का समय है वो, आप समाज में संस्कार पे ज्यादा जोर नहीं है, उसको वापस लाने पे ज्यादा जोर नहीं है कुछ लोगों को छोड़ के। तो ये एक स्कीम बनाई जाए, अच्छी है, और आप इसमें आगे बढ़िए। इतना ही कहना था मैंने, धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। स्कीम सभी लोग मिल के बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। एक व्यक्ति बनाता है तो कई बार उसमें कई सारी कमियां रह जाती हैं। तो अभी तक का जो पिछले 6 महीने में कुछ चीजें जो बढ़ी हैं, जो दिशा आई है, उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो हर शुक्रवार को हम लोग कार्यक्रम करते हैं शिक्षा विषय को लेकर, तो इसमें जो है वो कुछ ऐसा है कि अभी तक कुछ 4 जगह पर कुछ जगहें चिन्हित हुई हैं जहां पर हम लोग वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ किस तरह से स्कूलों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, क्योंकि गुरुकुल का मतलब वो जो ट्रेडिशनल गुरुकुल है वो भी है और नहीं भी है, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह क्रिएट करने में टाइम लगेगा, और जब पैसे नहीं है उतने, तो फिर इसमें जो एक सीमाएं हैं वो बंधी हुई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमें जो है जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से उपयोग करेंगे, किस तरीके से हम जो उपलब्ध संसाधन हैं, आ, बंद पड़े विद्यालय हैं, उनका उपयोग करेंगे, किस तरीके से हम जो चल रहे गुरुकुल हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे, किस तरीके से हम जो है स्कूल जो चल रहे हैं उनको जोड़ेंगे, और उनके सबके सहयोग से और तकनीकी के माध्यम से और बाकी चीजों पे से हम ये जो 1.25 लाख लोगों तक एक साल में पहुंचने का लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। क्योंकि ये सामूहिक कार्यक्रम बनेगा तब तो अचीवेबल है, नहीं तो नहीं है। और जो 4 सेंटर, फिजिकल सेंटर जो खोलने की तैयारी हुई, कुछ मॉडल भी बना के दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये मॉडल है, ऐसे चलता है, इसमें ये है। तो उन सारी दिशाओं में एक साथ मिल के काम किया जाएगा तब तो ये हो सकता है। अन्यथा अगर होगा भी तो वो शायद उस समग्रता को नहीं पा पाएगा, कुछ कमियां रह जाएंगी। तो विस्तार से और हम चर्चा करते रहते हैं, इसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं। प्रतीक जी ने हैंड रेस किया हुआ है, प्रतीक जी कुछ कहेंगे। प्रतीक जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं आज ग्रुप में मेरे गुरुजी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हिमांशु आचार्य जी है। वो जी। पिछले 20 वर्षों से प्राकृतिक कृषि, गुरुकुल, वेद विज्ञान उसके ऊपर अपना रिसर्च वगैरह कर भी रहे हैं। हम्म। और प्राकृतिक कृषि में उन्होंने खुद फार्म में प्रैक्टिकल बहुत सारे जो अभी प्रचलन में है, जो अलग अलग विद्याएं, जो मतलब जैसे एसपीएनएफ है, टीसीबीटी है, जो सब जो अलग अलग जो प्रोग्राम है वो उन्होंने हम्म। प्रैक्टिकल करके और वो भी देखा है। गुरुकुल और उसके विषय में उनका एक बहुत अच्छा सा कार्य है। वो अगर मतलब जिसे आचार्य जी ने जो बताया उसके अनुसंधान में अगर वो कुछ बता सके तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। ग्रुप में ही है वो, हिमांशु आचार्य जी। और दूसरा ये है कि वो एक सीएसआर के तहत
ऐसी ही प्रणाली कहीं गांव में बनाने की मतलब उसमें लगे हुए हैं कोशिश में। तो उसके ऊपर हम्म। हम लोग कार्य भी कर रहे हैं अभी। तो अगर ग्रुप को ठीक लगे तो उनको हम इनवाइट कर सकते हैं उनके विचार जी। सुनने के लिए ये नहीं नहीं, पंचकुल के बिल्कुल। विषय में। बिल्कुल उनको आप जी। इनवाइट करिए और अभी हम लोग सुन लेंगे अगर अभी हैं तो। जी। प्रतीक जी। हिमांशु भाई। हाँ, नमस्ते। नमस्ते हिमांशु जी, आचार्य जी, सादर प्रणाम। आप सादर आए प्रणाम आप और सबको। जी। बस जो हम सोचे रखे हैं और जो करना चाहते हैं हम्म। वही विषय की अभी बात हुई और बहुत प्रसन्नता हुई कि एक दिशा में सोचने वाले हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। और आपने जैसा बताया कि ये एक समूह में जुड़ के ही काम हो सकता है, बस वैसा ही हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। अभी हम जमीन जगह ही देख रहे हैं। शायद ये एक महीने में ये फाइनलाइज हो जाएगा, तो वहाँ पर यही संकल्पना है। गाय गौशाला, गौ आधारित कृषि, आरोग्य, शिक्षण और ग्रामोत्थान के, ये जो आपने उद्योग बताए वही, तो पांचों की संकल्पना वही है। बस उसी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, प्लानिंग कर रखा है। अगले सेशन में या ऐसे कुछ हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी। अभी आपका कार्य क्षेत्र कौन से प्रदेश में है, कहाँ पे गुजरात, आप जिले में? गुजरात में अहमदाबाद के आसपास। अहमदाबाद अ, के आसपास। हाँ, जी। मैं अहमदाबाद में ही रहता हूँ और एक आईटी कंपनी है, उसका सीएसआर देख रहा हूँ। हम्म। और सीएसआर में यही काम करने वाले हैं हम्म। जो मैंने बताया वही, इसी के मॉडल बनाने हैं। हम्म। इंटीग्रेटेड मॉडल, ये पांचों चीज के इंटीग्रेटेड मॉडल, हम्म। और इसी को रेप्लिकेट करना है। जी। तो मतलब दो, आप सीएसआर का वर्क देख रहे हैं या सीएसआर के माध्यम से इन मॉडल्स को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? सीएसआर का वर्क देख रहा हूँ। जी जी। ये आईटी कंपनी है, उसका सीएसआर डिपार्टमेंट है, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। और जी जी। जो ये कंपनी भी मेरे एक कॉलेज फ्रेंड की ही है, और उसकी हम्म। भी सोच यही है जो हमारी सबकी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये अभी जो हमारा कार्यक्रम है इसमें चार हम लोग मॉडल इस तरह के क्रिएट करने जा रहे हैं अगले एक साल में। हम्म। चित्रकूट, एक बाड़मेर में, एक हम्म। उत्तराखंड में और एक महाराष्ट्र में, क्योंकि ये चार गुजरात का जगह। आप ऐड कर दीजिएगा, गुजरात का हाँ आप हाँ, ऐड गुजरात का। कर ही दीजिएगा, जी क्योंकि ये बस एक साल में ये भी हो जाएगा। जी जी। तो अभी इन तक जगहों हमने पर। जी। अभी तक हमने खेती में हम्म। 5-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो जी। बहुत सारी जो पद्धतियां हैं अभी, उसका हम्म। प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है। किसानों के खेत में भी करवाया हुआ है। और जी। पहले अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि पहले क्रॉप से ही हम्म। कहीं पे भी उसकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी, बढ़ेगी हम्म। या उतनी उतनी रहेगी पर कम नहीं होगी, पहले क्रॉप से ही। जी। तो ये तो बहुत बढ़िया है, आपके अनुभव बहुत काम के हैं। और ये जो पंचकुल का विषय है इसमें तो आपका जो अनुभव है वो बहुत काम का होगा। आ, ये वेद विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं? हम यहाँ पे आयुर्वेद को माध्यम रख के हम्म। हर महीने हम्म। एक अवेयरनेस सेशन होता है, आयुर्वेद को बीच में रख के ही, चरक संहिता को बेस रख के ही। हमारे एक गुरुजी है जो आयुर्वेद के डॉक्टर भी है, और उनको गुरु परंपरा से ज्ञान भी है। तो जी। उनके सहयोग से हम यहाँ अहमदाबाद में ही अवेयरनेस सेशन हर महीने चलाते हैं। मैं हम्म। खुद भी उनके पास पढ़ रहा हूँ अभी, जो सदुरुत है, स्वास्थ्यरुत है। हम्म। अ, उसी का शिक्षण हम ले रहे हैं उनसे, हम्म। पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूस ले रहे हैं। हम्म। तो उसका ही प्रचार प्रसार आम जनता में भी कर रहे हैं, और स्कूलों में कॉलेज में जाके भी वहां पर भी कर रहे हैं। हम्म। प्योर आयुर्वेद और पंचगव्य आधारित हम्म। स्वास्थ्य और चिकित्सा।
मैं अग्निहोत्र यज्ञ भी करता हूँ, और उसकी भस्म के माध्यम से भी ये चिकित्सा हो रही है। और बहुत सारे लोगों को अग्निहोत्र सिखाता भी हूँ, करवाता भी हूँ। जी। तो ये तो बहुत बढ़िया है। और अभी ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये हाँ। कार्यक्रम में कई सारे विषय जोड़े गए हैं, जिनमें से एक कोऑपरेटिव भी है। कोऑपरेटिव को लेकर कैसे हम इन विषयों को उनके साथ जोड़ के चला सकते हैं, कैसे हम एक समग्र सामाजिक व्यवस्था में फिर से लौट सकते हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, जो हमारा प्रयास है, उसमें ये है कि पुराने के साथ, प्राचीनता के साथ नवीनता होनी चाहिए। और नवीनता को लेकर के हम लोग वो प्रकृति आधारित, धर्म आधारित, मानवता आधारित व्यवस्था अगर बना पाए, तो यही हमारी सफलता का मापदंड होगा। तो इसमें एक लक्ष्य तय किया गया है कि 1.25 लाख परिवारों से जुड़ना है। ये 4 सेंटर में कितने लोगों को हम जोड़ पाएंगे, वो एक दूसरा विषय है, क्योंकि उसमें किसी भी सेंटर में 100-150 से ज़्यादा कैपेसिटी रखना संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक सीमाएं हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऑनलाइन माध्यमों से किस तरह हम वो लाभ लें, किस तरह से जो स्थापित स्कूल हैं उनसे हम जुड़ करके काम करें, ये सब चीज़ों को इसमें जोड़ करके बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बच्चों की तरह उनके परिवार और उनके माता पिता और उनके परिवार के सभी सदस्यों की शिक्षा की भी आवश्यकता है। ये शिक्षा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 21 साल तक या 25 साल तक होने वाली प्रक्रिया ना होकर ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो उस आधार पर उनको जोड़ा जाए और उनको सही तरीके से आ, वो किया जाए, अपने साथ लिया जाए, और उनको उसका फायदा दिखे। वो उनके स्वास्थ्य लाभ के तौर पर हो, या फिर उनके चिंतन और उनके जो ज्ञानवर्धन के तौर पर हो, या फिर उनके जो परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने को लेकर हो, या कोई विषय हो। तो ये एक समग्रता के साथ चलाने का एक प्रयास है। और पुरुषार्थ आधार पे ये कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। और ये कार्यक्रम जो है, अगर सफल होता है, तो इससे इसका जो ये एक पायलट समझ के किया जा रहा है, और सफल होने पर इसको पूरे बड़े स्तर पर चलाने का हमें हौसला मिलेगा। जो अभी हम लाखों का प्लान कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको फिर हम करोड़ों में ले जा सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि छोटे स्तर पर इसको अच्छे तरीके से परख लिया जाए, जांच लिया जाए, और जब एक बार उसमें ये सफल हो गया, तो फिर हम लोग जो है अ, इसके लिए वो हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको बड़े स्तर पर कर पाए। तो और भी कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी विचार लेते हैं। अब अभिषेक जी, मैं एक पॉइंट थोड़ा सा और कहना चाह रहा था। जी बिल्कुल। जो आप लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, ये हम जो 5 कुल की बातें कर रहे हैं, ये सभी सभी विषय हैं जो जीवन शैली के लिए, वो सब कवर करते हैं। इसमें हम, जैसे हम तरुकुल बोलते हैं, तरुकुल का मतलब ये नहीं है कि पेड़ का कुल या उसका कुल। तरुकुल का मतलब है कि कंप्लीट वनस्पति विभाग। हम्म। तो ऐसा उस टाइम तरुकुल कहा होगा, लेकिन ये पूरा एग्रीकल्चर, पूरा बागवानी, सब कुछ विषय इसमें आ जाता है। ऐसे ही गोकुल, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में और ये पूरा ज्ञान है इसमें। सबसे पहले गाय का
हमारे मनुष्य के साथ, परिवारों के साथ संबंध हुआ। इनकी संख्या ऑलमोस्ट 90% के करीब थी। हमारे एक एक पॉपुलेशन के इसे 10-10, 100-100 गाय आती थी। तो गोकुल का मतलब एनिमल्स हैं सारे। तो सारे एनिमल्स का भी इसमें योगदान है। वैसे भी हमारे समुद्र मंथन में भी देखो, कहीं ऐरावत है, कहीं घोड़ा है, कहीं हाथी है। तो ये गाय को इसलिए गाय का नाम दिया गया है, लेकिन ये पूरी एनिमल हस्बेंड्री कवर करने का एक विषय है। ऐसे ही हमारा जो आरोग्य कुल है वो पूरा स्वास्थ्य के लिए है, खाने पीने से लेकर सारा। चाहे वो आज की साइंस में एलोपैथी का आ गया, यूनानी आ गया, कुछ और आ गया, पर उसमें उसका भी हमारे सुसंस्कृत ने तो जी सर्जरी सबसे पहले ही हमारी संस्कृति में शुरू हुई है। वैक्सीनेशन सबसे पहले हमारी संस्कृति में शुरू हुई है। हमारे गाय के जो दूध निकालते थे उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। उसका रीजन है कि उसके हाथ से वो उनके अंदर चली जाती थी बॉडी। इवन मैं तो इस बात का मानता हूं कि पंचगव्य इम्यूनिटी बूस्टर इसीलिए है कि ये पंचगव्य, तो ये एक पार्ट ऑफ वैक्सीन है। तो ये जो पूरी स्वास्थ्य से लेकर मेडिसिन से लेकर सब कुछ हमारे यहाँ से शुरू हुई। और ये कंप्लीट आरोग्य कुल मीन्स कंप्लीट स्वास्थ्य। और इसीलिए गुरुकुल तो है ही शिक्षा। उस टाइम इस टाइम की शिक्षा की जरूरत थी, अभी और साइंस में और थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसमें गुरुकुल का तो वो भी गुरुकुल ही है। और वो ये है कि वहाँ गुरु शिष्य परंपरा ज्यादा थी, यहाँ थोड़ा सा उसमें डाउन आ गया है। तो लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे कोई हो। और ऋषिकुल तो आज नेग्लेक्ट है। वो ऋषिकुल का भी हम जरूर ये विलेज ब्लॉक लेवल पे एटलीस्ट कुछ मॉडल बन जाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट लेने हैं, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। धन्यवाद। जी ब्रिगेडियर साहब, ये सारे ही सब्जेक्ट रहेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही बिल्कुल उसी सोच के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और ये ये बताने वाली बात नहीं है, ये तो साथ में मिलके किया जाएगा, क्योंकि आप ही इसका नेतृत्व करेंगे। हम लोग तो नल नील की भूमिका निभाएंगे। लीड लीडरशिप आपको ही लेनी है, हम लोग सहयोगी हैं। बाकी अन्य साथी हैं तो इस पे और विचार रखेंगे। आचार्य जी, आप अभी तक जो चर्चा हुई है इस पे कुछ छूट रहा हो तो उसको जोड़िए, आचार्य अंतरंग जी। जी, इसमें दरअसल यही है कि हमें जो यह अभी जैसे हिमांशु आचार्य जी ने जो बोला, तो यह बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। सीएसआर के माध्यम से भी अगर इसको हमें सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। और ये जो पंचकुल है, इसमें विषय तो ये है, हमने जो प्रेजेंटेशन दिया था पिछली बार कि, और हमने वहाँ भी जो प्रेजेंटेशन दिया अन्ना वाले ग्रुप में, अन्ना के अधूरे सपने वाले ग्रुप में, तो उसमें भी हमने यही प्रस्तुत किया है कि जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है उसमें हम लोगों को जोड़ करके किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो ये एक अच्छा प्लान है। और अब इसको करने के लिए मेरे मन में जो योजना है, सबका हम चाहते हैं कि बजट को पूरा करने के लिए इसको ऐसे किया जा सकता है कि जितने भी हमारे जो ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में जो भी हमारे शहर हैं, और ये बड़े शहर जो हैं, उन बड़े शहरों में भी जो चकाचौंध है मॉडर्न एजुकेशन का, उनके बीच में हमारे लोग जाएं और प्रेजेंटेशन करें कि हम लोग इन बच्चों को, हम लोग ये हमारे विषय हैं, और इसको आप लोग एक एक लीजर टाइम, एक टाइम निकालिए और उसमें देखिए कि इसको हम लोग सिखा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात है, जैसा अभिषेक जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी आजकल जो छोटे शहरों के जो स्कूल्स हैं और गांवों के भी जो स्कूल्स हैं, जहां पर हम लोग इस एजुकेशन को ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जितने ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं वो लिया जाए टारगेट। और जो मेरा मिशन है ऋषिकुल का,
वो ऋषिकुल बनाने में, जिसमें हम मदर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे नेटवर्किंग करें, इस पर थोड़ा सा प्लान किया जाए, सबका सुझाव दिया जाए। और जो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, मतलब हम इसमें 5 लोगों को ले रहे हैं, मदर्स, सीनियर सिटीजन्स, फिर योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और एग्जिस्टिंग, सॉरी, पंडित, और एग्जिस्टिंग टीचर्स, जो भी स्कूलों के, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, कि ये सब सब लिया जाए। और इसको ले करके इस पर उनको ट्रेन करने के लिए, ये ऋषिकुल का काम, ये साथ साथ गुरुकुल के काम में शहर और गांव दोनों में हो सकता है। और तीसरा हमारा आरोग्य कुल का, तो आरोग्य कुल के लिए ऑलरेडी चिकित्सा की जो, चिकित्सा और शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा मतलब ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग, तो इन दोनों को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, कुछ ऐसा नेटवर्किंग करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोर्स शुरू कर सकें, शायद वीक में एक ही दिन हो या 2 दिन हो, जिसमें हमारे साथ जो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी जैसे लोग जुड़े हैं। उसके अलावा हम लोग काफ़ी आचार्यों को, जैसे अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ है, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स, ये ग्रुप है, उसी तरह आयुर्वेद के भी ग्रुप हैं। इन सबों के साथ हम लोगों को जुड़ करके, और इनको, इनके साथ हमको ये टारगेट लेना है पहला, तो क्योंकि उनको ऋषि बनाना है, तो वो लोग ऑलरेडी एक एक पद्धति पे वो लोग शिक्षित हैं। फिर जितने पंडितों को हम लोग जोड़ सकते हैं, जितना उसका हम लोग, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव, जो हम लोग अभी कोऑपरेटिव में, हम ब्लॉक स्तर पे हम लोग जो कोऑपरेटिव बना रहे हैं, उस कोऑपरेटिव्स में ये जितने भी मंदिर हैं, जितने यहाँ पर हमारे पंडित इसमें जुड़ सकते हैं, और उनको भी जोड़ा जाए, और ये सब को जोड़ के हमारा नेटवर्किंग हो और वो तैयार हो आचार्य। एक ये आचार्य जब तैयार हो जाते हैं, तो आचार्यों के साथ जुड़े हुए जितनी जो उनकी जो शिष्य मंडली होती है, चाहे वो योगाचार्य हों, चाहे आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, जो जिनके पेशेंट्स हैं, क्योंकि आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स को हम लोग ऋषि बना रहे हैं, जिसमें कि उनको आध्यात्मिक नॉलेज के साथ हम उनको तैयार करेंगे, तो उनकी जो पेशेंट्स मंडली होगी, जो शिष्य बनेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, यह विचार जुड़ेगा। और फिर जो शिक्षक हैं, जिनके सारे स्टूडेंट्स को हम लोग जोड़ेंगे, और फिर पंडित हैं, जिन पंडितों के के पास दर्शन करने के लिए इतने लोग आते हैं, तो ये सब लोगों को जोड़ेंगे, तो ये टारगेट हमें लगता है कि 1 लाख का, जो 1.25 लाख का जो टारगेट है, ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जैसे हिमांशु आचार्य जी हैं, तो आईटी के माध्यम से इसको कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, ये बताया जाए। और दूसरा चीज़ कि जो कोऑपरेटिव्स जो हैं, हमारे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी आज आए थे, तो उन्होंने कई जगहों पे कोऑपरेटिव में गुरुकुल का उन्होंने बातें रखा था उस पहले वाले मीटिंग में, तो उनके साथ भी हम लोग बात कर लेंगे। और कोऑपरेटिव में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये लिया जाए कि हर कोऑपरेटिव में एक गुरुकुल जरूर है, मतलब हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उस ब्लॉक को हम गांव लेवल तक ले जाएं, और उसमें जो गांव में पंचकुल तो बन ही जाएगा, क्योंकि हमारा शहर में तो हमारा तरुकुल और गोकुल मुश्किल है, लेकिन गांव में हमारा 5 कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस सब को लेकर के किया जाए। तो जो लोग भी इस पर अपने विचार रख सकते हैं, कृपया बताएं। हिमांशु जी भी आप आइडिया दें, इसकी नेटवर्किंग के लिए हम लोग आईटी का क्या मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अन्य साथी, आचार्य हिमांशु जी। आचार्य हिमांशु जी। हाँ, ये नेटवर्किंग के बारे में ना, नेटवर्किंग जी के बारे में आईटी का सपोर्ट जो भी चाहिए वो तो है ही, पर हमारे जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ऐसे कि ये जो हमारा विषय है वो समझने वाले 20 से 30% ही है।
उन पे ही हमें जी ज्यादा फोकस करना है, जी क्योंकि बस हमारा काम हम बढ़िया करें। जो ये गुरुकुल है, जो भी हम पंचकुल है हमारे, बस वो अच्छी तरह से जी। एस्टेब्लिश, बाकी आगे का ऑटोमेटिक होगा। हम्म जो भी सोच रखे हैं हमने, बस वो सारे हम्म के सारे प्रकल्प वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम करे, वो मॉडल बनेगा तो पीछे का काम ऑटोमेटिक होगा। अभी क्या हो रहा है कि सब बना तो रहे, पर एक में भी परफेक्शन नहीं आता है, तो पब्लिक जी। जुड़ती नहीं है उनके साथ। कहीं ना कहीं तो कमी है, ये तो हाँ, सच कम। बात है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पब्लिक को जब हम्म जरूरियत होगी ना, तो वो सामने से आएंगे। हम हमारी जरूरियत से सामने से जाते हैं ना, तो हम्म रिस्पॉन्स बहुत ही कम मिलता है। तो हम्म हम उतना समय हम अपने बेस्ट मॉडल बनाने के लिए खर्च करें तो बहुत अच्छा है। हम्म उनकी तो जब जरूरत रहेगी, जैसे कोरोना आया था तो सबको गांव और खेती याद आ गए थे, पर जैसे चला गया तो हम्म 6 महीने में वो भी भूल गए। ऐसा एक हम्म दो धक्का और लगेगा, तब जाके ये लोग मुड़ने वाला है। समझाने से हम्म तो बहुत अभी तक यही काम हो रहा है, समझाने का ही। और मॉडल हम्म बहुत कम है। ऑर्गेनिक खेती वाले करने करने वाले भी बहुत कम है। दुकानें ज्यादा हो गई है, पर करने वाले तो हम्म, उतने ही है। जी। तो हमें तो ग्राउंड पे काम करना है, तो वही पहले करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। हम्म। और बिल्कुल। गाय को केंद्र में ही रख के, ये सारे पांचे पांच जो है वो गाय को केंद्र में ही रख के करेंगे तो बढ़िया होगा। जी। इसमें जो आपके बिंदु हैं, ये बिल्कुल जो आज की सच्चाई है उसके बिल्कुल करीब है। यहाँ पर एक बात है जो कि हमें ध्यान देने की बात है। अभी आज के दौर में जो समाज की चिंतन है, जो समाज की सोच है, वो क्या, कौन डिसाइड करता है? समाज की जो हमारी सोच है, वो कौन डिसाइड करता है? अगर हम उसको परख लेते हैं तो वो जहाँ से उनकी सोच तय हो रही है, दो ही चीजें सोच डिसाइड कर रही हैं। एक है मार्केट, और दूसरा जो है वो है मनोरंजन। तो मार्केट और मनोरंजन का क्या खेल है कि आज का हर पेरेंट अपने बच्चे को किसी एमएनसी में, किसी बड़ी कंपनी में प्लेस होते देखना चाहता है। मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी, जो कि भारत में एक सबसे बड़ा क्लास है। अब इसमें तीन क्लास और जुड़ जाएंगे: अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और ये जो है, तो इस वर्ग में यहाँ पर जो सोच है वो कुछ इस तरह की हो गई है। दूसरा जो है, जो लोअर क्लास है, वो लोअर क्लास भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और अपर क्लास का अनुसरण करता है। तो अब वो जहाँ पे बाजार और मनोरंजन और मार्केट, ये दो चीजों ने हमारे उसको वो किया है। अब जैसे मैं एड फिल्म्स की बात करता हूँ, तो एड फिल्म्स क्या करती हैं? एड फिल्म धीरे धीरे हमारे माइंड को टेम्पर करती हैं, हमारे माइंड को नर्चर करती हैं कि हम उनके उत्पाद लें, उनके जैसा सोचें, उनके जैसा वो करें। इसीलिए वो ऐड की फ्रीक्वेंसी कई एड्स की तो इतनी तेज होती है कि हर 2 मिनट में वो रिपीट होते हैं। तो जो समाज की सोच जो है, ये सोच बनाने में मार्केट और मनोरंजन, इसका बहुत बड़ा भूमिका है। तो क्या हम इस व्यवस्था में इन चीजों पे कहीं इंटरवीन कर सकते हैं? एक तो ये, दूसरा ये है कि मनी तीसरा आता है। पैसे कहाँ से आएंगे?
कोई कोई भी चीज है, उसका लोगों को अगर आ, वो दिलाना, उनको फायदा मिलना चालू हो जाए या उसका एडिक्शन आ जाए, तो फिर वो उसको लेने लगते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ डेटा यूज का था, तो रिलायंस आया, उसने फ्री के प्लान लाए और लोगों ने यूज करना चालू किया, और फिर इसके बाद एक्सटेंसिव यूज करने लगे। मैं लोअर क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। उससे पहले लोअर और लोअर मिडिल क्लास में डेटा का कोई खास क्रेज नहीं था, वो बेसिक फेम होते थे और उसी को यूज करते थे। फिर वो स्मार्ट में चले गए, सारा स्मार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार का फोन रखना, 30 हजार का, 50 हजार का फोन रखना, लाख का फोन रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके लिए क्या कि एक्सटर्नली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ। अब हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं या सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आज के डेट में अगर हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं, तो गुरुकुल से सामने क्या आता है कि वही गेरुए वस्त्र पहने हुए गुरुजी हैं, और वो जो वहाँ पर जो पुराने ग्रंथों को पढ़ते हुए बच्चे। जबकि हमारे जो गुरुकुल थे वो उस समय के एडवांस सिस्टम पे काम करते थे। उस समय का जो एडवांस सिस्टम था, अब ढर्रे पे आज उसको ले आए, तो उसकी क्या मजबूरियां रही कि उनको लगा कि हाँ भाई, हम कुछ नहीं दे सकते, तो ये पंडित तैयार कर देते हैं, जिनको कुछ शास्त्रों को रटा दिया जाए, कुछ ग्रंथों को रटा दिया जाए, और वो जाएंगे तो मार्केट में एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, और उनको आचार्य शास्त्री कह के संबोधित किया जाने लगेगा, और वो जो है कुछ कथाएं पढ़ के और कुछ कर्मकांड करा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए, हर चीज का यही डायमेंशन होता है कि किस तरह से आर्थिक प्रॉस्पेरिटी आए। तो इसीलिए गुरुकुल जो है या धार्मिक व्यवस्था है, तब तक कारगर नहीं है जब तक उससे अर्थ और संबंधित विषय जो हैं, जो लोगों के महत्वाकांक्षा आकांक्षा से जुड़े हुए हैं, वो जोड़े ना जाएं। और इसीलिए ये पंचकुल की जो व्यवस्था, जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, और जो हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को अगर लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी होती हैं और उनका जीवन अच्छा होता है, उनको फायदा मिलता है, तो वो इस व्यवस्था से जुड़ेंगे, इस व्यवस्था के हिस्से बनेंगे, इसकी भागीदारी आ, करेंगे। तो अभी हमें ये जो मॉडल हमें बनाने हैं, ये 3-4 स्तर पे जो भी काम हम लोग करेंगे, चाहे वो कोऑपरेटिव के माध्यम से करें, चाहे ये केंद्रों के माध्यम से करें, चाहे वो अन्य किसी माध्यम से करें, स्कूलों के माध्यम से करें, मंदिरों के माध्यम से करें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, उन मॉडलों में हमको इन इन पक्ष का, इन बातों का ध्यान रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। और ये जो एक टारगेट बनाया गया है, ये टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम लोग जाते हुए, और किसी तरीके से 10 हजार, किसी तरीके से 20 हजार, किसी तरीके से 25 हजार, ऐसे लोगों को जोड़ते हुए, और एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उनको जोड़ करके और अपना ये लक्ष्य पूरा करें साल का। तो ये इस ब्लूप्रिंट का, इस कार्यक्रम के स्वरूप का एक मुख्य पक्ष है। और इसको रिटन में भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। आज की चर्चा हो जाएगी तो हम रिटन में उसको बना लेंगे, वो महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उनको ले करके, और इसको बना लिया जाएगा, और उसको सभी को दिया जाएगा, ताकि वो एक हमारा एक एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करे, एक मार्गदर्शक प्रपत्र के तौर पे काम करे। तो इतना ही मुझे कहना है। आचार्य अंतरंग जी, इसमें कौन से विषय हैं जो कि अभी छूट रहे हैं, वो बताइए, और अन्य साथियों को भी मैं आमंत्रित अभी करता हूँ कि वो भी इस चर्चा में अभिषेक जी, शामिल हों। एक जी छोटी सलाह और मैं देना चाहूंगा अगर टाइम है तो। जी। जी जी बिल्कुल। आप शिक्षा, आपने कई बार जिक्र किया है और आजकल हो है भी
शिक्षा एक सहकारिता का विषय बन गया है। आप सहकारिता के रूप में शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक भी खोल सकते हैं। ये हमारे जो पंचकुल हैं, ये प्राकृतिक हैं। हमारी परंपराओं में और हमारे धर्म में भी सारी चीज हमने तो प्रकृति से सीखी है, चाहे वो ऋषि मुनियों के थ्रू आए, चाहे हमारे देवी देवताओं के थ्रू आए। ये प्राकृतिक विषय है। और जो अगर आप एक इस सहकारिता के थ्रू सीएसआर और ये सब भी मिलके, फाइनेंस का भी आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने ये पॉइंट सलाह के रूप में देना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा के ऊपर एक सहकारिता बने, और उसमें सहकारिता के साथ उसमें हम प्राकृतिक विश्वविद्यालय खोजें जिसके ये पांचों विषय हैं। प्राकृतिक में क्या पढ़ाने की जरूरत है? नंबर एक वनस्पति विज्ञान है। नंबर एक दो भू विज्ञान है, जिसमें सब पहाड़, पदी, नदी आ जाते हैं। नंबर तीन जीव विज्ञान है, जिसमें एनिमल आ जाता है। और नंबर चार शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आ जाता है। तो ये हमारे ऋषि कुल में भी आ जाता है। और ये जो तीन कुल करे हो गए, और हमारा उसमें अर्थशास्त्र भी आ जाता है। इसमें हम क्यों न इस पे विचार करें, आज नहीं तो कल, कि हम एक सहकारिता में एक हम ऐसी यूनिवर्सिटी बना देंगे जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिले, अर्थ भी मिले, और जिसमें ये सारे किसी न किसी लेवल तक कवर हो जाए, पांचों सब्जेक्ट। तो वो हमें एक विश्वविद्यालय और शिक्षा के लिए सहकारिता के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो घर घर गुरुकुल का है, जो आचार्य जी ने बताया है, वो सिस्टम चालू रखो। अल्टीमेटली आप ये भी सोचिए कि हम आगे एक ऐसी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी की करें जिसके ये सारे पांचों विषय हैं, और उसको कैसे करें सहकारिता के शुरू, किसी आसार भी लें, किसी को और को भी समझाएं। तो मेरे ख्याल से आगे इस पर विचार किया जाए। तो ये हमारी जो प्रोफेसर अरुण जी जो जिक्र करते हैं प्राकृतिक विश्वविद्यालय झारखंड के लिए, वो एक दो विषय को करते हैं, लेकिन हमारी ये पांचों कुल हैं असली प्राकृतिक के। तो वो भी उनका पॉइंट है, लेकिन वो पूरा कवर नहीं कर सकते। प्राकृतिक में तो शिक्षा भी आती है, ये भी आता, सारा आता है। तो इस पे भी कभी न कभी विचार किया जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल। अन्य साथी, मैं नाम लेता जाता हूं सभी का। अलका दीदी कार्यक्रम के का समापन करेंगी। देवदत्त गंगवार जी, धनंजय जी, गौरव ठाकुर जी, गोपाल प्रसाद जी, गुड्डू सिंह जी, गुमान सिंह जी, जीवेश पांडे जी, माया धोते जी, प्रतीक जी, राजीव सक्सेना जी, राकेश मनचंदा जी, सुमेर सिंह जी, राजीव सक्सेना जी। जी, सभी साथियों को नमस्कार। ये जो हम लोग गुरुकुल बेस्ड जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले अभी जो मैं पॉइंट सुन रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है या शुरू क्यों नहीं हो पा रही है। उसका मेन रीजन ये है कि अगर हमारे पास में किसी भी चीज की यूटिलिटी नहीं है, या लोगों को हमारे ये नहीं पता चलता है कि यूटिलिटी उसकी हो पाएगी प्रॉपरली, तो वो चीजें शुरू करना या उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही चीज इसमें गुरुकुल की शिक्षा में भी है। गुरुकुल की शिक्षा इस तरह बहुत अच्छी है, लेकिन ये मार्केट कैसे किया जाए, लोग तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका कैसे उनको फायदा हो रहा है, और अल्टीमेटली वो इसमें अपना अर्न कैसे कर सकते हैं, अपना जीविका को, वो पॉइंट ऐड इसमें करना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे की दिक्कत तो आएगी, इतना सारा पैसा एक टाइम में नहीं हो पाएगा। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, या जो बंद पड़े स्कूल्स हैं जिसका भी जिक्र किया था, वहां पे एक एक सब्जेक्ट को लेकर उनसे कांटेक्ट करके उनको एक पांचों चीजों के ऊपर में एक अपना पूरा एक सिलेबस टाइप से बना के, डिटेल चीजें बना के, वो उनके साथ में बैठ के उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसके साथ में उनका पढ़ाने के लिए
एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इसके बाद में जब लोग बन जाए, वहां से पास करके निकलेंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, या उनका उस पर्टिकुलर चीजों का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस तरह से अगर हम एक प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें इसमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, उससे हमारी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। और बाद में उसमें जो पब्लिसिटी है या एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग के लिए और एडिशनल पैसा लगा के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में इसको इसी तरह से शुरू किया जा सकता है। इसको चाहे वार्ड के साथ एक छोटे छोटे गांव में ले लें, गांव में हो सकता है थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन छोटे शहर हैं वहां से हम शुरू कर सकते हैं, मंझले शहर हैं वहां पे शुरू कर सकते हैं, या जहां जिसको समझ में आता है कि वहां पे शुरू करने से आसानी होगी, वहां पे उसको शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि एक तो इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना हमको रखना है, और उसके बाद में लोगों को पास आउट करने के बाद में, या कोर्स या अपना ये सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद में, पढ़ने के बाद में उनको अल्टीमेटली उनसे किस तरह से अर्निंग का पोटेंशियल उनके लिए हो पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के अंदर में फिर 60-70 चैप्टर्स हैं। मतलब बहुत सारी में छोटी छोटी चीजें पढ़ाते हैं। और वो चीजें ऐसी होती हैं, वो चीजें बेसिकली हमारा जो यूटिलिटी है, ये हमारी जो है इमीडिएटली हम उसको वहां से पास आउट करके छोटे कोर्सेज को करने के बाद में इमीडिएटली हमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है मतलब एक सेल्फ हम जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं गवर्नमेंट में मिल जाता है या प्राइवेट में मिल जाता है, वो एक पार्ट है। दूसरा, उन्हीं चीजों को यूज करके अगर हम एक छोटा सा एम्प्लॉयमेंट सेल्फ, जिसको एसएचजी को बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो काम अगर शुरू किया जा सके इन्हीं गुरुकुल की चीजों को बेस करके, तो हमें हमारी चीजें आगे बढ़ती जाएगी और हमारा इसमें एडवांसमेंट होता जाएगा इन सब चीजों के ऊपर में। यही मेरा कहना था सर। धन्यवाद। अभिषेक ठीक है। जी, राकेश धन्यवाद। मनचंदा जी हैं, उनका देश विदेश का शिक्षा पे बहुत योगदान है, उनको जरा एक बार कॉल करिए। जी जी, मैंने राकेश जी को अभी बोला था। राकेश जी, आपको ब्रिगेडियर साहब भी बुला रहे हैं, मैं भी बुला रहा हूँ। आप भी अपना विचार रखिए। जी, मेरे लिए ये एक नई चुनौती है गुरुकुल की, और इसमें मेरा काफी कोई गहरा कोई शोध नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि भारत में ये परंपरा जो है ये काफी पुरानी है। और इस परंपरा में जो है वो पूरे दुनिया में जो दर्शन शुरू हुआ था, कहते हैं कि भारत में वो 200 400 500 साल पहले शुरू हो चुका था, जो पूरी दुनिया में पहले फिलोसफर्स को रिकॉग्नाइज वेस्ट ने किया था। तो जो शिक्षा का मेन मकसद रहा है वो ये रहा है कि इंसान जो है वो जानवर से अलग कैसे और किस तरह है, और वो शिक्षा से जो उसका स्वभाव है, उसका जो मिजाज है, वो शिक्षा लेकर के सबको, सबका भला सबका सुख चाहता है। और इस बैकग्राउंड में गुरुकुल की शिक्षा रही। लेकिन वो अगर अभी मॉडर्न कंसेप्ट में देखा जाए तो जो भारत देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें सिर्फ 100 रुपए का 65 पैसा जो है वो ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है। और रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट R&D इतना कम होता है कि जो भारत का यूथ है जो लगातार गांव में और शहर में शिक्षा तो ले लेता है और पद्धतियों को पकड़ पाता है, लेकिन वो उसको किसी नए आविष्कार में ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब नहीं होता, क्योंकि भारत में विचारों का कुंभ है। उन विचारों में शिक्षा जो है वो घूम फिर के ये है कि कामना ये है कि सब सुखी हों और सबके साथ मैत्री हो, मेल मिलाप अच्छा हो। तो इस बैकग्राउंड में मैं एज ए स्टूडेंट आपको ज्वाइन किया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं आज आधा घंटा लेट हो गया। तो जैसे जैसे आप और लोगों के विचार आएंगे तो अगर कुछ कंट्रीब्यूट और कर पाऊँ तो वो मेरा सौभाग्य होगा। आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर एंड अ स्टूडेंट, प्लीज अलाउ मी। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद राकेश जी।
यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैं, और ये जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं जो भी आता है, और करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जमीन पे उतारना है, और एक लक्ष्य बनाया है कि 1.25 लाख लोगों तक जुड़ा जाए। एक 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 मॉडल तैयार किया गया कि हमें कुछ बिंदुओं पर एक होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक वेलनेस के जो विषय हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि सभी सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। आ, पढ़ाई की आवश्यकता जो है ये उनके माता पिता को भी है, और सभी को है, ताकि ये एक अच्छा परिवार जब बनता है तो फिर बच्चे स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। तो इस को ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना मिलता है तो अच्छा विचार आते हैं। अच्छा अगर परिवेश मिलता है तो अच्छा व्यवहार होता है। तो इन सब चीज़ों अवधारणाओं को लेके चलते हुए हम लोगों ने ये शुरू किया है। और अभी ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परिवार जो कि ऐसी सोच रखते हैं लेकिन उनको इस तरह का कोई सिस्टम से वो जुड़े नहीं हैं, तो पहले हम उनको कैसे जोड़ें। और अभी पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में बल्कि बोलूँगा, 7-8 महीने में इस विषय पे कम से कम 25 से 30 बार चर्चाएं हुई, और कई सारे अच्छे वो निकल के आए, जिससे कि अब हमें लगता है कि हाँ, हमें अब इसको जमीन पे उतारने का काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार ये जमीन पे उतरने लगेगा तो फिर सही मायने में ये जो चर्चाएं हुई हैं उनका सार्थकता सभी के सामने आ पाएगी कि हाँ, जो हम लोगों ने चर्चा की उसको हमने आ, जमीन पर भी उतारा और उस पर काम भी किया। तो अभी यही सब सोच ले करके इसको बढ़ा जा रहा है। आ, अन्य कोई साथी विचार जी में नमस्कार। रखना चाहे तो रख। जी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैकाले और मैकाले की शिक्षा पद्धति के जो समर्थक हैं उनके साथ हम लोगों का एक डिबेट अवश्य होना चाहिए, जिससे कि हम ये बता सकें कि आपकी शिक्षण शैली में, शिक्षण पद्धति में क्या खामियां हैं, और उस खामियों का जो परिणाम है वो क्या हो रहा है। और जब तक ये अटैक नहीं होगा, जब तक हम उनको आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारा महत्व नहीं बढ़ सकता। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सर्टिफिकेशन की, तो मैक्सिमम जो लोग अभी हमारे पिछले वक्ता ने भी बोला था, तो सर्टिफिकेशन का जैसे मदरसा का बोर्ड है, तो उसी तरह से हम लोगों का भी गुरुकुल का एक बोर्ड बनाया जा सकता है। सरकार उसकी संवैधानिक मान्यता दे सकती है। अभी आप देखिए कि अ, हम जो है कॉमर्स की पढ़ाई अलग करते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई अलग करते हैं, साइंस की पढ़ाई अलग करते हैं। फिर आजकल वो सहकारिता का भी विश्वविद्यालय हो गया है, डीम्ड विश्वविद्यालय अलग है ना, अनुसंधान का अलग है, आईआईटी अलग है। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं पर अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग बोर्ड बन सकते हैं। तो गुरुकुल को मान्यता देने के लिए अलग बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? तो ये एक इशू है। और दूसरा ये है कि इतने सारे खंडों में आपने शिक्षा को विभक्त कर दिया है, जबकि हमारी पुरातन संस्कृति में समग्र शिक्षा थी। हर व्यक्ति को खगोल शास्त्र का भी पढ़ाया जाता था, वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता था, अ, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में भी बताया जाता था, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में, श्लोक के बारे में शास्त्रार्थ होते थे हर एक विषय पर। तो आज वो शैली विलुप्त हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब केवल आप भूगोल पर केंद्रित कर लें या इतिहास के विशेषज्ञ बन जाएं, तो फिर दूसरी कला तो आपके अंदर रहेगी ही नहीं। तो मैं चाहता हूं इन दो बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।
धन्यवाद गोपाल जी। अन्य कोई साथी? आचार्य अंतरंग जी, और फिर इसके बाद अलका दीदी। इसमें मैं फाइनली ये ऐड करना चाहता हूँ जो अभी कह रहे थे हमारे साथी कि इसमें इसकी जो स्थिति है वह कैसे होगी। इसमें हमने देखा है कि जरूरत इसको क्रिएट कराने के लिए हम लोग जो लोग भी इस पद्धति पर आ रहे हैं शिक्षा पे और इसकी पंचकुल वाली चिकित्सा आरोग्य कुल का जो चिकित्सा वो वो उसको जब जरूरत आता है तो जैसे जरूरत कब समझ में आता है जो कॉलेज की शिक्षा से सीखे हुए और आईआईटी आईआईएम से भी चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सब पाने के बाद भी उनके बच्चों में वो संस्कार नहीं आया। तो इसलिए वो फिर अल्टीमेटली उनको ये समझ में आया कि हमें शिक्षा व्यवस्था को प्रकृति ये करने की जरूरत है, प्रकृति से जुड़ना है। दूसरा है कि इसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो अभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इससे हम लोग जोड़ते हैं तो देखा जाता है अभी तक जो सफेद पोटी की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन से तो सिर्फ 20% 20 उस एजुकेशन से सिर्फ 20% सिर्फ जॉब मिल पाता है। तो बाकी जो जॉब है वह अब 80% जॉब तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। ये बैलेंस्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर है, कृषि है, और फिर उसके बाद वो ग्रामोद्योग है, और कृषि और ग्रामोद्योग, और फिर उसके बाद हमारा जो उसकी ग्रामोद्योग के लिए सपोर्ट में हमारा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एग्रीको इंडस्ट्री है। ये सारा चीज हमारे गुरुकुल में होता था। अब ये है कि इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्लब करना है, और मॉडर्न एजुकेशन की जितनी चीजें हैं हमने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें सब सारे विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे चाहे वो हमारा जो ह्यूमैनिटीज है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, सब सब कवर होगा। तो ये क्या है, एक अपने आप में एक आंदोलन है। और तीसरी बात इसकी सिक्योरिटी और फंड्स के लिए जो हम लोग यह सोचें कि सीएसआर की फंडिंग होगी या हम लोग को गवर्नमेंट की फंडिंग होगी तब हम बड़ा गुरुकुल बना पाएंगे जो पंचकुल का है। तो उस पर वेट ना करके हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम लोग क्राउड फंडिंग पर हम लोग काम शुरू कर दें। जो लोग भी इससे जुड़ेंगे मेंबरशिप ड्राइव के माध्यम से 3 लेवल का कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव, यानी जो उत्पादक हैं उनकी, जो फार्मर्स हैं उनकी कोऑपरेटिव, और जो उसी के ग्रामोद्योग में जो जो हैं लगे प्रक्रियाकरण में तो उनकी भी कोऑपरेटिव। क्योंकि अगर प्रक्रियाकरण में अगर हम कोऑपरेटिव नहीं बनाते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि गेहूं अडानी खरीदता है और या तिलहन खरीदता है और फॉर्च्यून का तेल बनाकर गांव में ही बेचता है। मैंने गांव में देखा है फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून तेल और आशीर्वाद का आटा। तो ये इसका मतलब है कि किसान को ग्रामोद्योग से जोड़ना होगा, तो उसकी कोऑपरेटिव, तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और वो गुरुकुल से कनेक्ट होगा, वह पंचकुल। तो बचपन से ही उनके मन में ये भाव ये जैसे कि एक मारवाड़ी का बच्चा बचपन से ही बिजनेस माइंडेड होता है और वो सीख लेता है बिजनेस कैसे करना है 12 13 14 वर्ष की उम्र में ही। तो उसी तरह हम लोग बचपन से ही गुरुकुल में उस इकोनॉमिक्स को हम लोग जोड़ते हुए डेवलपमेंट को जोड़ेंगे तो वह मुझे लगता है ये काम ये स्वीकृत होने लगेगा। और फिर अंत में ये व्यवस्था को, इस सरकार को इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो आज मल्टीनेशनल इकोनॉमी पर बेस्ड। तो ये काम आसानी से हो सकता है इसमें, लेकिन चरवेती चरवेती एक बड़ा निरंतर भागीरथी प्रयास का काम है जिसमें ये ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जो कोऑपरेटिव की मूवमेंट के साथ ये काम हो सकता है। इस तरह से यह सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। और इसमें फिर लीडर्स क्रिएट जो होंगे वह लीडर्स मतलब चाणक्य की तरह चंद्रदूत बनते जाएंगे और वो पार्लियामेंट को परिवर्तित करेंगे, और वहाँ परिवर्तित करेंगे तो इसके अनुसार लॉज भी बन जाएगा।
और फिर व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा इनको। ये है एक्चुअली ये सारा ब्लूप्रिंट। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अब इसको टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। अगर 1.25 लाख का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, भी बहुत सारे विचार आ गए, तो हमें इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है। पहले क्वार्टर में, जो कि जनवरी से लेके मार्च तक है, इसमें 15,000 घरों को जोड़ने का लक्ष्य लेके हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 20 तारीख से हमारा कोऑपरेटिव वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और 20 तारीख से फिर हम लोगों को केवल और केवल ये जो है, ये लोगों से जोड़ना और उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करने का एक मुख्य कार्य लेके काम करना है। तो पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में 15,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाए, क्योंकि अभी हमारी टीम करीबन 400 से 500 लोगों की है, एक्टिव टीम। तो उस एक्टिव टीम के माध्यम से अगर 500 लोगों की टीम है, तो 20, अगर एक व्यक्ति 20 लोगों को भी जोड़ देता है, तो हम इस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो अब आ, हमें दूसरा इसका पहलू ध्यान रखना है कि ये जो आंकड़ा है, इसको जो लोग जुड़ रहे हैं उनको लाभ भी मिले, जुड़ने के पहले दिन से लाभ मिले। तो इसका एक पूरा व्यवस्था कि किस तरह से हम उनको जोड़ेंगे, किस तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, किस तरह से उनके बच्चों को जोड़ा जाएगा, किस तरह से उनको बाकी चीज़ों का लाभ दिलाया जाएगा। तो ये एक पूरा मॉडल तैयार करना है। और इसको स्कूलों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, और गुरुकुलों के माध्यम से, और पंडित पुजारियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, और सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमको चलाने का वो करना है, शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पैरेलल मैनर में चलेंगी। और लक्ष्य, सभी लोग लक्ष्य के प्रति वो रहेंगे, क्योंकि मूल विषय तो यही है कि हम किस तरह से लोगों से जुड़ें और उनको हर तरीके से बेहतर कर पाएं, उनको बेहतर उत्पाद दे पाएं, बेहतर समाज दे पाएं, बेहतर सोच दे पाएं, और बेहतर स्वास्थ्य दे पाएं। तो ये लक्ष्यों को लेकर हम एक समग्र तरीके से चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें मिलके चलते हुए ये जो हमारा लक्ष्य है, ये प्राप्त होगा। इसमें जो भी समस्याएं आएंगी, इसमें आर्थिक समस्याएं आएंगी, बाकी समस्याएं आएंगी, उसको मिलके उसका रास्ता निकाला जाएगा और उस पर काम करते हुए उनसे निपटा जाएगा। तो इतना ही कहना है। समय 9:30 हो चुका है। अब मैं अलका दीदी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि घर घर गुरुकुल का जो विषय है, ये उन्होंने ही लाया था, उनका ही विचार है। तो अब इस विचार को आए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, और इसको हम जमीन पे उतारना चाहते हैं। पहले 2 बार प्रयास हुआ, लेकिन वो इसलिए अटक गया क्योंकि वो स्थितियां वैसी बन नहीं पाई। लेकिन 20 तारीख से हमारा ये काम सारा जमीन पे उतर रहा है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में हम जमीन पे ला रहे हैं। और इसलिए अब हमें लगता है कि सही समय आ गया है कि इस प्रोग्राम को भी साथ में लॉन्च कर दिया जाए, और चीज़ों को जो हम लोग तय करके निकले हैं कि समाज में बदलाव आएगा, उसको लाने के लिए शुरुआत हो जाए और चीज़ें बदलने लगे। अलका दीदी आइए और कार्यक्रम का समापन करिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। आपका म्यूट हो गया है अभी। हाँ, अब आ रही है आवाज। तो ओम शांति। बहुत अच्छा, आज की डिस्कशन तो बहुत अच्छी, और इतने सारे विचार है। ये सभी विचार अगर हम प्रैक्टिकल में लाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे खाली उसमें 1-2 ही ऐड करने हैं। एक तो हमें, क्योंकि हम खाली स्टूडेंट्स को नहीं सिखाने वाले हैं,
हम पूरे समाज को सिखाने वाले हैं, तो वो एक सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए। और हमारी सांस्कृतिक क्रांति होने के लिए हमें, जैसा कि पहले के जमाने में म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इसकी मदद लेते थे, वो लेनी चाहिए बहुत ही। और पूरे के पूरा पूरा माहौल बदलना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें जगह जगह पर प्रदर्शनी रखनी चाहिए, 3D मॉडल्स वगैरह वगैरह। बिकॉज मैंने एक बिट्स पिलानी में बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने साइंस का एग्जीबिशन इतना अच्छा बनाया है और इतना पॉपुलर हो गया था, क्योंकि वहां लोगों को, बच्चों को बहुत मजा आती है। अरे हम खुद को उठा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो तो देखने लायक। तो ऐसे एग्जीबिशंस वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वैसे भी जगह जगह करने चाहिए, तो सब कुछ हो ही जाएगा। बहुत ही अच्छा, इतने सारे ब्रेन्स एक साथ हुए हैं, कंप्यूटर की मदद हो रही है, टेक्नीशियंस है, और सभी फील्ड्स के लोग एक साथ हुए हैं। तो अभी चालू करने की ही कमी है, और वो हम कर रहे हैं। ओम शांति। धन्यवाद अलका दीदी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब धन्यवाद। आचार्य हिमांशु जी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। आचार्य जी अगर जुड़े हुए हैं तो वो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य साथी उनसे संपर्क कर सकें। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। जो पहली बार जुड़े हैं, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें ताकि उनको सूचनाएं दी जा सकें। राकेश मनचंदा जी ने कुछ अच्छी बातें रखी, और अंतरंग आचार्य जी, आप तो कार्यक्रम को नेतृत्व दे ही रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिलके हमें इसको अब जमीन पे उतारनी है। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो टारगेट हैं, इनको किस तरीके से, किन किन विषयों को किस तरह से रखते हुए हम लोग इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रैक करते हुए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समय हो चुका है, 9:34 हो चुका है। आप सभी को शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 8:15 बजे। धन्यवाद।